हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो की श्रृंखला में भारत का संवैधानिक विकास लेकर आए हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हैं उनको देखेंगे। अब इसको हम दो पार्ट में विभाजित करेंगे। एक कंपनी के अधीन शासन जो 1773 से 1757 तक था, और दूसरा क्राउन का शासन जो कि 1858 से 1947 तक था। अब इसमें हम पहले देखेंगे कंपनी के अधीन शासन जो कि 1773 से 1857 तक था। इसके अंतर्गत हम रेगुलेटिंग पहला एक्ट जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट था। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। कंपनी के अधीन जो शासन था, ये पहला एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसे 1773 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित करके भेजा गया। इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ था, और इसमें जो है ब्रिटेन से 24 बोर्ड्स मेंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। यानी अब बंगाल का गवर्नर और वो जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। यानी बंगाल का जो गवर्नर था ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था ये वारेन हेस्टिंग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये वारेन हेस्टिंग था, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला तथ्य क्या है, इसको हम देखते हैं। अगला है आपका, अब इसमें जो है 1773 एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। इसमें 3 अन्य जो मुख्य न्यायाधीश थे इसको भी देख लीजिए। ये लॉर्ड हाइट थे, लॉर्ड चेम्बर्स थे और लॉर्ड लेमेस्टर थे। यानी 3 लोगों को और टोटल 4 लोगों को नियुक्त किया गया। वारेन हेस्टिंग मुख्य न्यायाधीश इम्पे के साथ मिलकर के अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगा। इसी कारण 3 लोगों ने इस पर कुशासन का आरोप लगाया। ठीक, किसने आरोप लगाया? एक नंद कुमार थे, एक चेत सिंह थे और एक घसीटी बेगम थी। और इन्होंने आरोप लगाया, जिससे परेशान होकर के वारेन हेस्टिंग ने इन तीनों लोगों को फांसी दे दी। जिसमें मुख्य रूप से आपका पूछता है, किसको पूछता है? नंद कुमार को फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, इनका जो है तथ्य पूछता है कि किसको फांसी दी गई थी, तो अक्सर क्वेश्चन बनता है तो नंद कुमार से बनता है। ऐसे 3 लोगों को फांसी दिया गया था। अगला देखते हैं इसमें तथ्य। अब देखिए यहाँ पे 1784 का एक्ट है। इसके पहले कभी अधिनियम नहीं था, बल्कि 1781 का जो एक्ट था ये संशोधित अधिनियम था। जैसा कि ऊपर बताए हैं कि कुशासन का आरोप वारेन हेस्टिंग पे लगाया गया था। तो ये संशोधित अधिनियम द्वारा इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, तो बंगाल के गवर्नर व परिषद को, जो बंगाल का गवर्नर व परिषद को न्याय से अलग कर दिया गया। यानी न्याय से अलग कर दिया गया। यानी अगर वो पद पे है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। दूसरा क्या है कि 1781 में क्या हुआ कि कार्यपालिका से राजस्व संबंधी शक्ति छीन लिया गया। ठीक, यानी राजस्व को छीन लिया गया। ठीक, इसको छीन लिया गया, याद रखिएगा। और क्या हुआ, कलकत्ता का जो क्षेत्राधिकार था, इसमें जो है बिहार और कौन, बिहार के साथ साथ बंगाल और उड़ीसा को इसमें जोड़ा गया। ठीक, यह एक संशोधित अधिनियम था। ठीक, ये एक संशोधित अधिनियम था। अगला देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या क्या हुआ, इसको हम अच्छे से देखते हैं। ठीक, इसमें क्या हुआ कि अधिकारों का दुरुपयोग होने के कारण ब्रिटेन से एक और अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। ठीक, इसमें एक संसदीय बोर्ड, ठीक, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। इसी बोर्ड के पास बंगाल गवर्नर जनरल के द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करने का अधिकार था।
अगला देखते हैं इसमें और क्या हुआ। तो अगला है इसके बाद कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को अलग कर दिया गया, जो कि 1781 में ही बताए थे। कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग करके इसमें और सुदृढ़ता लाई गई। 1781 के बाद 1784 में और सुदृढ़ बनाया गया कि दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, चूंकि 1781 वाला संशोधित अधिनियम था, लेकिन इसमें पूर्णता से इसको प्रभावी किया गया। ठीक, अब और कुछ चीज़ें हैं 1784 में अगर देखा जाए तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसमें क्या हुआ जो है कुछ और तथ्य हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या हुआ कि कहा गया ये कंपनी के द्वारा कि जो 1773 का एक्ट था, 1773 का, इसमें जो है हस्तक्षेप होता है। ठीक, छेप होता है। और ये जो हस्तक्षेप होता है ये कभी कभी होता है, ये हस्तक्षेप जो है कभी कभी होता है। अब जो है नियंत्रण की ज़रूरत है। किसकी? नियंत्रण की ज़रूरत है, नियंत्रण। इसलिए जो है 1784 में आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। एक तो पहले आपका जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ही। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के थे मालिक, उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। ये पैसा लगाए थे। ठीक, अब जो है ये किसके द्वारा कार्य करते थे? गवर्नर के द्वारा कार्य करवाते थे, गवर्नर के द्वारा। तो अब जो है इसका प्रभाव क्या हुआ कि गवर्नर को कोई भी कार्य करने के लिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रण करता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बंगाल के गवर्नर को आदेश देता था। यानी अब गवर्नर को जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों से अनुमति लेनी होती थी, जिसको जो है द्वारा नियंत्रण कहा गया। इसको जो है द्वारा नियंत्रण कहा गया। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और जो है अब अगला तथ्य देखते हैं। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी गवर्नर को दोनों से परमिशन लेनी पड़ती थी। और ये 1784 के एक्ट में आया। जो 1773 का एक्ट था इसमें हस्तक्षेप कहा गया कि ये हस्तक्षेप होता है, लेकिन नियंत्रण की जरूरत है। तो 1784 को और मजबूत बनाया गया। ठीक, यहाँ तक ये आपको अच्छे से समझ में। अब 1793 के पहले एक छोटा सा एक्ट आया था, वो आया था 1786 में। कौन सा आया था? 1786 में ये संशोधित एक्ट था। इसमें क्या हुआ कि जो कार्नवालिस इसको जो है वीटो पावर दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल था ये कार्नवालिस था, अब इसको क्या दिया गया? वीटो पावर दिया गया। ठीक, यानी अब चूंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो जो कार्नवालिस चूंकि तेज था तो इसने जो है कंपनी को बताया, कंपनी और जो नियंत्रण जो सरकार थी उसको बताया कि इससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए अलग से एक्ट लाया गया जो 1786 का एक्ट था। और इसमें जो है इसको क्या किया गया? एक मिलिट्री पावर दिया गया। यानी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर मिलिट्री पावर की ज़रूरत है तो ये इसका निर्णय ये खुद ले सकता था। ठीक, यानी निर्णायकों द्वारा जो है वो निरस्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब आइए चर्चा करते हैं 1793 के एक्ट को अच्छे से देखते हैं। इसमें क्या हुआ आपका? 1793 का जो एक्ट था इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात अब ब्रिटेन से भारत एवं अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। ठीक, भारत में नियुक्त सभी ब्रिटिश कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये संशोधन था। यानी अब जो है ये सरकार नहीं इसको वहन करेगी, जो भारत से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसी से इन अधिकारियों के पैसे को दिया जाएगा। ठीक, और जो है इसमें और क्या हुआ इसको देखते हैं। इसमें और क्या हुआ? 21 अप्रैल 1793 को ही आईसीएस यानी भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। ठीक, और आईसीएस का जनक लॉर्ड जो है कार्नवालिस को कहा जाता है। हर वर्ष इसी दिन
21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इसमें क्या और तथ्य हैं जो इसमें नहीं आपको बता दे रहे हैं, क्लियर कर लीजिए। इसमें और क्या चेंजिंग हुआ इसमें 1793 के एक्ट में। तो इसमें प्रमुख क्या चीज़ था, देखिए, एक तो 20 साल के लिए आपका जो है 20 साल के लिए एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। अब भारत में लिखित कानून की नींव पड़ी इसमें, इसी के तहत 1793 के तहत लिखित जो है कानून की जो है नींव पड़ी। ठीक, ये याद रखिएगा, इसके तहत लिखित कानून की नींव पड़ी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे, 6 सदस्य थे, के सदस्यों का वेतन भारत से दिया जाने लगा। ठीक, ये चीज़ था। तो ये आपको एक्ट में ये समझ में आ गया होगा। आइए हम अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब आइए देखते हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक, इसके पीछे, इस एक्ट को लाने के पीछे नेपोलियन बोनापार्ट की नीति थी। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट की हस्तक्षेप नीति थी। जो फ्रांस जो है पूरे यूरोप पे, मतलब व्यापार पे जो है अपना अधिकार कर लिया था। यानी जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के और जो व्यापारी थे, इनका व्यापार जो है लगभग यूरोप में ठप हो गया था। यानी यहाँ पे सामान बिक नहीं रहा था। ठीक, और इधर भारत में देखा जाए, यानी भारतीय क्षेत्र में देखा जाए, जो इधर के देश थे, इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। ठीक, यानी जो व्यापारी थे ब्रिटेन के, ये यहाँ पे यूरोप में तो सामान बिक नहीं रहा था, और इधर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था। तो ये लोग दबाव बनाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव बनाए। ठीक, कि अब हम लोग क्या करें, यहाँ यूरोप में तो फ्रांस का जो है कब्जा हो गया है पूरे व्यापार पे। तो इसके दबाव के कारण कंपनी ने इस एक्ट में कुछ चीज़ें संशोधन किया, जिसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ। अब इसमें जो है ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ठीक, 1813 एक्ट में। और यह निश्चित किया गया कि हर साल भारतीय राजस्व से 1 लाख की राशि भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिए गए। यानी अगर ये देखा जाए तो खत्म नहीं किए गए, बल्कि कम कर दिए गए। इसमें खत्म नहीं किया गया, कम कर दिया गया। ठीक, कंपनी के पास केवल 2 व्यापार का जो है एकाधिकार छोड़ा गया, एक चाय के व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार। तो ये महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा, 2 चीज़ें हुई। ठीक, अब भारत में बनाए गए कानून को इंग्लैंड से अनुमोदन की जरूरत थी। अब आगे अगला देखते हैं। अब जो है इसके साथ प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत में व्यापार करने तथा भूमि खरीदने के सारे रास्ते खोल दिए गए। अब इसका प्रभाव अगर देखा जाए, प्रभाव क्या हुआ 1813 एक्ट का, तो इसका प्रभाव ये हुआ कि भारत पर कंपनी का प्रभाव में ईसाईकरण हुआ। ठीक, इससे जो है ईसाईकरण जो है इससे बढ़ा। क्या हुआ, ईसाईकरण, क्योंकि जितने भी मिशनरियाँ थे उनको भारत में जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे अनुमति दी गई। ठीक, तो इसका प्रभाव क्या हुआ, तो आपका ईसाईकरण हुआ। ठीक है, और जो है पश्चिमीकरण का प्रभाव भी बढ़ा। अगर भारत में देखा जाए तो पश्चिमीकरण का प्रभाव भी इसमें। अब आइए 1833 का चार्टर्ड एक्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया, और 1835 में भारत में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बना दिया गया। ठीक, अब ये तो रहा इसमें जो तथ्य थे, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछता है। अब हम कुछ और तथ्य इसमें देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि 1813 के एक्ट में जो अन्य जो कंपनियां थी ब्रिटेन की अन्य कंपनियां थी, वो दबाव बना करके उनका जो है चाय और चीनी के लिए केवल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ा था।
इसमें जो है उन लोगों का दबाव और बढ़ा, इसलिए ब्रिटिश जो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके जितने भी व्यापारिक अधिकार थे इसको लगभग इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, और देखिए इसमें क्या और एक चीज़ हुआ कि एक ब्रिटिश सदस्य, ठीक, मैकाले ने कहा इस एक्ट में कि हमें कंपनी के शासन को समाप्त करने के बजाय उसके आधार को ही बदलना चाहिए था। मैकाले ने एक सुझाव दिया था। ठीक, और इसके कंपनी के जो एकाधिकार है इसको जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक, और एक चीज़ और हुआ, इसमें सिविल सर्वेंट जो है कहा गया कि सिविल सर्वेंट जो है, सिविल सर्वेंट ये जो है मेरिट से होंगे। ठीक, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध से ये लागू नहीं हो पाया। एक चीज ये चीज हुआ, और इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को जो है, दास प्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक, दास प्रथा का, जो कि जेम्स सुलिवन के प्रयास से 1843 में हुआ। प्रयास किसका था? जेम्स सुलिवन का, और एलन बरो ने किया था। ठीक, और देखा जाए तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें जो है 3 सदस्य थे। काउंसिल में जो 3 सदस्य थे, इसमें एक सदस्य और जोड़ा गया, जो कि विधि सदस्य के रूप में किसको? मैकाले को जोड़ा गया। मैकाले को जो है जोड़ा गया। और जो ये इंग्लिश भाषा का जो आधिकारिक भाषा बनी, ये मैकाले के प्रयास से ही बनी, मैकाले के कहने पे। यानी कंपनी का नाम इस एक्ट के तहत अब ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। यानी अगर यहाँ पे बात किया जाए, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे बात किया जाए, अच्छा ये जो एक्ट आया था 1833, इसमें जो है भारत का गवर्नर जनरल इसलिए बना क्योंकि ब्रिटिश कंपनी काफ़ी हद तक जो है भारत के बहुत सारे हिस्से को जीत चुकी थी। 1833 आते आते बहुत सारे जो है क्षेत्र को जीत चुकी थी, इसलिए भारत पे पूरे अधिकार करने का इन लोगों का निर्णय हुआ। और जो कंपनी थी इसको जो है अब आधार को ही बदल दिया गया, अब प्रशासनिक रूप से हो गई। अब यहाँ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो देखिए फर्स्ट चरण था कंपनी का, जो फर्स्ट चरण था ये 1600 से और 1764 तक जो था, ये व्यापारिक कंपनी थी। ये क्या थी? व्यापारिक कंपनी थी, ये व्यापारिक इसका रूप था। ठीक, अब जो है 1764 में देखा जाए, दूसरा चरण देखा जाए, सेकेंड चरण, तो 1764 से अगर 1853 तक जो 1833 तक देखा जाए, 33 तक देखा जाए, तो ये व्यापारिक प्लस जो है यहाँ पे व्यापारिक प्लस प्रशासनिक थी यहाँ तक 33 तक। लेकिन अगर थर्ड चरण यहीं पे थर्ड चरण अगर देखा जाए, तो तीसरा जो चरण था इसमें क्या हुआ? थर्ड चरण में देखा जाए तो 1833 से लेकर के 1858 तक जो है ये कंपनी किस रूप में हुई? ये प्रशासनिक के रूप में हुई, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 1600 से आपका 1764 तक ये व्यापारिक रूप में थी, केवल व्यापार करती थी। लेकिन 1764 से 1833 तक व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों थी। और थर्ड चरण देखा जाए तो 1833 से 1858 तक प्रशासनिक रूप में था। ठीक, इस प्रकार जो है अब भारत में शासन करने वाली कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ठीक, ये चीज़ देखेंगे। ठीक, अब पहले इसका नाम क्या था? तो पहले नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट फ्रॉम इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये व्यापारियों द्वारा इसका नाम दिया गया था, और यहाँ से इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी दिया गया। अब आइए जो है अगले चरण को, अगला जो है ये देखते हैं अगला अधिनियम क्या है। अब देखिए 1853 का चार्टेड एक्ट हम देखते हैं, इसमें क्या क्या हुआ। तो पहले तथ्य देख लेते हैं, फिर इसका विस्तार देखते हैं। 24 बोर्ड मेंबर में 6 बोर्ड मेंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निलंबित कर दिया गया। ठीक, पहला चीज हुआ, इनकी संख्या 24 से घटा करके 18 कर दिया गया। और 1853 से ही ICS की लिखित परीक्षा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। यानी ICS की परीक्षा कब शुरू की गई? 1853 में।
ठीक, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय भी आईसीएस परीक्षा में बैठें, इसलिए 1853 से 1922 तक ये परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाती थी और 1923 में आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित होने लगी, क्योंकि तब तक काफ़ी ज़्यादा जो है भारत में बुद्धिजीवी वर्ग भी जो है आ चुके थे। ठीक, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक, और प्रथम भारतीय आईसीएस ऑफिसर की बात किया जाए तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अब कुछ इसके पीछे जो और अन्य तथ्य हैं उनको भी हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि ये यहाँ से क्वेश्चन जो भी रहे और इसका बैकग्राउंड क्या था वो भी समझ लीजिए। देखिए, कंपनी का शासन समाप्त करने का दबाव तो 1833 से ही था। कब से था? 1833 से था, लेकिन मैकाले ने इसको कुछ हद तक जो है रोका, यानी उनके जो है प्रयास से ये चीज़ रुक गया। ठीक, और एक चीज़ और एक जो है दुविधा थी कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये भारत का भी गवर्नर जनरल हो गया 1833 के तहत। तो ये कहा गया कि ये बंगाल का गवर्नर है, ये चूंकि बंगाल का भी है और भारत का भी है, तो ये बंगाल का जो है पक्षपात करेगा। ठीक, ये चीज़ जान लीजिए। तो अब इसके द्वारा जो है बंगाल में अलग से एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और इसमें क्या हुआ, इसके और विस्तार में जो है 1838 में एक चीज़ और तथ्य जान लीजिए, 1838 में आपका लैंड होल्डर सोसाइटी जो है, लैंड होल्डर सोसाइटी जो है का गठन, ये सोसाइटी से लेकर के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन तक बहुत सी सारी पॉलिटिकल जो है एजेंसी का जो है एजेंसियां जो है ये बन चुकी थी। ठीक, और जिनकी मांग थी कि शासन में भारतीय भी आए। कौन आए? भारतीय का भी जो है इस प्रशासन में भारतीय भी, उनका भी हस्तक्षेप हो। ठीक, यानी भारतीय भी अपने हक की मांग करने लगे। अब इसके द्वारा क्या हुआ कि इसके द्वारा जैसे पहले क्या था कि मैकाले जो है अस्थाई, इसमें एक और तथ्य दिया गया कि मैकाले को अस्थाई सदस्य का दर्जा दिया गया इस एक्ट के तहत। और दूसरा क्या हुआ, अभी तक जो था ये विधायिका व कार्यपालिका, यानी विधायिका और कार्यपालिका यहाँ समझ लीजिए, विधायिका और कार्यपालिका एक साथ कार्य कर रही थी। ठीक, यानी भारतीय संसद में जैसे मोदी की सरकार है और जो है अब जैसे मोदी की सरकार है तो गवर्नर जनरल के सदस्य कानून बनाते थे। ठीक, यानी मोदी की सरकार है तो आपको पता होगा कि एक तो जो है मंत्रिपरिषद होती है, जैसे मोदी की मंत्रिपरिषद अगर जान लीजिए, और एक होते हैं चुने हुए सदस्य होते थे, चुने हुए सदस्य। तो इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो कानून बनाती थी और जो चुने हुए सदस्य थे इनमें भारतीयों को रखा गया। जो चुने हुए सदस्य थे ये नॉमिनल मेंबर होते थे। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि दोनों मिलकर जो है ये संसद जो है कहलाने लगी। ठीक, ये चीज़ जान लीजिए। तो यानी अभी भी अधिकार आपका जो ब्रिटिश थे वो अपने पास ही जो है अधिकार रखे थे। तो यहाँ तक जो कुछ हद तक आपको समझाने का प्रयास किए, इसको समझे होंगे। अब आइए अगला तथ्य देखें। अब आइए बात करते हैं क्राउन शासन, यानी 1858 से 1947 के बीच में क्राउन का शासन था। 1858 के भारत जो अधिनियम था इसमें क्या क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी निलंबित कर दिया गया और एक नए पद का सृजन हुआ जिसे भारत का सचिव कहा गया। और ये सचिव होने के लिए 10 वर्ष का अनुभव जो है, जो अनुभवी व्यक्ति रहेगा वही जो है बनेगा। ठीक, अनुभवी जो व्यक्ति रहेगा वही बनेगा। अब भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाने लगा। अब प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने ये सभी घोषणाएं इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किया था। यानी अगर देखा जाए तो जो कंपनी का शासन था भारत में, कंपनी का शासन इसको समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो शासन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी भंग कर दिया गया। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात किया जाए तो इसको भी आपका भंग कर दिया गया। अब जो है इसकी जगह क्या हो गया कि कंपनी की जगह जो है क्राउन का शासन हो गया।
किसका जो है, क्राउन का शासन हो गया। ठीक, अब इसमें जो है इंग्लैंड के सरकार अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, इस अधिनियम के तहत। और इंग्लैंड संसद ने अपने अंदर जो है एक डिपार्ट बनाया, ठीक, एक विभाग बनाया जिसको क्या कहा गया, भारत विभाग कहा गया। भारत जो है विभाग कहा गया। और इसमें नियुक्त किया गया भारत सचिव, एक पद जो है भारत जो है सचिव पद जो है नियुक्त किया गया। ठीक, ये याद रखिए। ठीक, और इसमें जो है इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य जो है इसमें नियुक्त किए गए। ठीक, 15 सदस्यीय परिषद को जो है नियुक्त किया गया। ठीक, ये चीज़ यहाँ तक जान लीजिए। यानी अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा करके गवर्नर जनरल और गवर्नमेंट जो है दोनों शासन अपना देखने लगे। ठीक, तो यहाँ तक ये पूरा जो है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं हम। अगला क्या है, 1861 का जो है अधिनियम देखा जाए। 1861 में क्या क्या हुआ, तो 1861 में आपका भारत का जो परिषद अधिनियम था, इसमें 1860 में प्रथम भारतीय बजट जेम्स विल्सन ने के द्वारा पेश किया गया। अब 20 में प्रथम बजट 1773 में ब्रिटेन में रॉबर्ट वालपोल के द्वारा पेश किया गया। 1860 के बजट के तहत भारत में आयकर की शुरुआत हो गई। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, यह निर्धारित किया गया कि जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 500 रुपया इससे अधिक होगी उस व्यक्ति को आयकर देना होगा। लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत के आयकर का जनक कहा जाता है। ठीक, और 1861 में ही आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की गई। 1861 में भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यानी इसके तहत जो है सेंट्रलाइज कर दिया गया। अब आइए और अगला तथ्य देखते हैं। अगले तथ्य में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें और क्या था कि यदि संसद में कोई भी सत्र न चल रहा हो तो आपात रूप में किसी भी कानून की आवश्यकता हो तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 123, 213 के तहत जो अध्यादेश जारी होता है, यह अध्यादेश तुरंत प्रभाव से कानून की तरह लागू हो जाता है। ठीक, इसी तरह ये भी था। 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालय का गठन हुआ। ये कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट का स्थापना की गई। ठीक, 1862 में पोर्टफोलियो आयोग के तहत लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत के विभागीकरण किया तथा इन्हें विभागीकरण का जनक कहा जाता है। यानी विभागीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो कैनिंग को कहा जाता है। और क्या था इसमें जो है भारत के वायसराय 1884-85 तक लॉर्ड डफरिन बना रहा। ठीक, इसका जो है भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन बना रहा है। 1885 में एयू ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई और कांग्रेस शब्द यूएसए से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं आगे। जिसका अर्थ होता है शिक्षित लोगों का समूह। कांग्रेस की सबसे पहले अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 72 सदस्यों ने भाग लिया। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 1892 में कांग्रेस में 2 शब्द जो है इंडियन नेशनल 1892 में दादा भाई नौरोजी ने जोड़ा था। ठीक, दिए गए। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण हुआ है इसके तहत। अब 1892 का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, 1892 का जो अधिनियम है इसमें हम देखते हैं, इसमें जो है 1800 इसके नियम के तहत भारत में पहली बार निर्वाचन शब्द इस्तेमाल किया गया। अब भारतीयों को पहली बार बजट पे बहस करने का अधिकार 1892 के तहत दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, लेकिन वोट देने का अधिकार इन्हें नहीं दिया गया। भारत का नया वायसराय लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 के बीच में बनकर आया। कर्जन भारत का सबसे अप्रिय वायसराय कहलाया क्योंकि इसी के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। आइए अगला तथ्य देखते हैं।
1906 में आगा खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की और 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो दलों में, गरम दल और नरम दल में हो गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस द्वारा किया गया। अब 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म अधिनियम आया। ठीक, अब इसमें क्या क्या हुआ देखते हैं। 1909 का जो अधिनियम आया, इसके तहत भारतीय मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया तथा उन्हें मतदान का विशेष अधिकार दिया गया। गांधी जी ने इस अधिनियम को भारत का सर्वनाश करने वाला बताया। ठीक, अन्य देखते हैं। अब इसमें जो है, तथा इस समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड मोरले तथा वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ठीक, अब 1919 का अधिनियम देखते हैं। 1919 के अधिनियम में क्या था, इसको हम देख लेते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार इसको कहा गया। इसी के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। तो 1919 के तहत द्वैध शासन लाया गया। अब ब्रिटिश कर्मचारी तथा अफसरों के वेतन को पुनः ब्रिटेन से ही दिया जाने लगा इसमें। ठीक, भारत में निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया और 1928 में साइमन कमीशन श्वेत आयोग का आगमन हुआ, जो कि गठन जो है 1927 में हुआ था। कुल 7 सदस्य थे। लाहौर तथा पूरे भारत में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इस कमीशन का पूरा विरोध किया गया। ठीक, अगला देखते हैं इसमें क्या है। और पूरा विरोध किया गया। इस विरोध को रोकने के लिए लाहौर में अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट स्कॉट द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जबकि कुछ ऐसे लोग थे जो साइमन कमीशन का स्वागत कर रहे थे। अब उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन स्वागत कर रहे थे? तो भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद सैफू ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग और जो है यूनियनिस्ट पार्टी, ये लोग जो है इसका स्वागत कर रहे थे। ठीक, अगला तथ्य इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं। 1928 में भारत का राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड था। यही बर्कन साइमन कमीशन से संबंध में उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के पास पहुंचा। तभी मोतीलाल नेहरू ने बर्कन से स्वराज की मांग कर दी। तो उसने चैलेंज किया कि इतने ही आप लोग बुद्धिमान हैं तो क्यों नहीं आप जो है सर्वसम्मति से जो है अपना एक कोई प्रस्ताव एक लाइए। तो इस प्रस्ताव को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और 1928 में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की और केवल मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट पे हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक, नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तब मोतीलाल नेहरू ने मांग किया कि भारत में डोमिनियन राज का जो है दर्जा दिया जाए। ठीक, इन्होंने जो मांग किया था वो डोमिनियन का जो है मांग किया था। लेकिन तब तक जो है भारत में जागरूकता और बढ़ चुकी थी। ठीक, एक बार फिर कांग्रेस में 2 गुटों में विभाजन हो गया। जो पुरानी कांग्रेस थी, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अब आगे देखते हैं कुछ और इसमें जो भी आगे तथ्य है। इसमें देखिए 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारत का लक्ष्य घोषित किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है, जिसमें अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी पूर्ण स्वराज को लक्ष्य जो है घोषित किया गया। ठीक, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ब्रिटेन के 3 गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले अंबेडकर थे और साथ साथ सप्रू भी, तेज बहादुर सप्रू भी थे। ठीक, ये दोनों लोग भाग लिए थे और गांधी जी ने द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। ये इतने तथ्य आप देख लीजिए। अगला देखते हैं 1935 का अधिनियम जो था, इसको देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया, जिसके स्थान पर केंद्र में द्वैध शासन लाया गया।
ठीक। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का जो है स्थापना किया गया और 1935 में ही सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया और दिल्ली में ही संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। 1937 से सुप्रीम कोर्ट कार्यरत हुआ। ठीक, तो ये जो क्विक रिवीजन की दृष्टि से है, इसलिए हम इसको आप बस देखते जाइए। 1937 में ही बर्मा को भारत से पृथक कर लिया गया। 1935 एक्ट के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर लिया गया। यानी आरबीआई का गठन भी 1935 में हुआ और संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। पूछता है बार बार ये क्वेश्चन। और 1937 में सुप्रीम कोर्ट कार्यरत हुआ और बर्मा को अलग कर दिया गया। और क्या हुआ इसके तहत, और देखते हैं। तो इसके तहत भारत में द्विसदन प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की गई, जो आज भी लोकसभा तथा राज्यसभा के रूप में कार्यरत है। ठीक, राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत की संविधान सभा की बात किया जाए तो 1940 में अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव भेजा गया, जो अंग्रेज द्वारा भारत के संविधान की मांग को पूरा करने वाला सबसे पहला प्रस्ताव था। ठीक, कौन प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। इसी प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे पर जंग लगी कील कहा था। और जो है, और क्या है इसमें देखते हैं। और इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तथा इसी के खिलाफ 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव ही पारित किया गया, जिसके प्रस्तावक गांधी जी थे। ठीक, व्यक्तिगत प्रस्ताव कौन लाया? व्यक्तिगत सत्याग्रह तो गांधी जी लाए थे। और सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह ग्रहण करने वाले पहले आचार्य विनोबा भावे तथा दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो ये इतना तथ्य जो है आप जान गए हैं। आगे जो है देख लेते हैं। 1942 में अंग्रेजों द्वारा एक और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव भेजा गया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और इसे भी ठुकरा दिया है। ठीक, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो नारा दिया था। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना आई और यह मिशन योजना क्रिप्स अलेक्जेंडर तथा जो है क्रिप्स, देखिए क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ये भेजा गया। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। ठीक, अगला इसमें देखते हैं। इसी के तहत 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन हुआ और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 देसी रियासतों से थे और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। याद रखिएगा, निर्वाचन केवल 296 पदों पर हुआ और 93 सीटों पर नॉमिनेशन हुए। इसमें 208 पदों पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। ठीक, और 73 मुस्लिम लीग एवं 15 अन्य खाते में गए। यानी 73 मुस्लिम लीग के और 15 अन्य के खाते में इसमें गए। तो याद रखिए। अगला है 2 सितंबर को 1946 को भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था 1944 से 47 के बीच में। इस तरह अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब अंतरिम सरकार के जो मंत्रिमंडल था, इसमें कौन कौन से हैं? तो प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री। ये विदेश मंत्री ये कई बार पूछ चुका है कि पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रक्षा मंत्री जो है बलदेव सिंह थे। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा जो है मंत्री श्री राजगोपालचारी और रेलवे आसफ अली। ठीक, नेक्स्ट है उद्योग आपूर्ति मंत्री, ये जो है जान मथाई। ठीक, और श्रम जो है मंत्री ये जगजीवन राम और बंदरगाह एवं खान मंत्री CH भाभा। तो ये आप जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो ये पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ सारा कवर किया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार देख लीजिए। और संविधान सभा की पहली बैठक बात किया जाए तो ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और इसके लिए फ्रेंच मॉडल का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बैठक 11
दिसंबर 46 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी यानी हरीश चंद्र मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ठीक, और जो मेन तथ्य है उसको हम बस रिकॉल कर दे रहे हैं। 13 देखिए यहाँ पे 13 दिसंबर को जो है 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया और उद्देशिका संविधान प्रस्तावना ही बना लास्ट में, और संविधान की प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा कही जाती है। अब 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली द्वारा की गई थी। क्लाइमेट एटली ने के द्वारा यह घोषणा 30 जून 1948 को की गई थी। ठीक, पहले भारत को आज़ाद कर दिया गया। ठीक, इन्होंने घोषणा की थी। ठीक, और 15 मार्च 1947 को भारत के अंतरिम वायसराय माउंटबेटन थे बना तथा यह जो है अपने साथ माउंटबेटन योजना लेकर आया था। ठीक, जिसके प्रमुख बिंदु जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, इसमें संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, पाकिस्तान सभा के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार ये हमारा जो है चैप्टर कवर होता है और अगली वीडियो आगे हम लाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।